स्वर संधि के भेद कितने हैं? 7, लेकिन मुख्य रूप से कितने होते हैं? 5। पांचों को याद कर लो, दुनिया मुट्ठी में, देखते रहिए। ये देखिए, आप पढ़ने वाले विद्यार्थी आमतौर पर मुख्य रूप से 5 भेद करते हैं, लेकिन जो शनिवार और रविवार को अर्थात छुट्टी वाले दिन भी विशेष रूप से पढ़ते रहते हैं, तो वो एक्स्ट्रा कार्य करते हैं, तो वो पूर्व रूप और पर रूप भी पढ़ सकते हैं। कुल मिलाकर 7 भेद होते हैं। तो आइए स्वर संधि का पहला भेद देखते हैं, और पहला भेद इनका दिया हुआ है कौन सा? दीर्घ संधि। प्रथम कौन सा है? दीर्घ संधि है। दीर्घ का अर्थ आप समझते होंगे, दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। दीर्घ संधि की परिभाषा देखते हैं एक बार। कई बार क्या होता है, संधि ऐसे भी लिख देते हैं और संधि को इस प्रकार से भी लिख देते हैं हम, तो उनमें कोई विशेष अंतर नहीं है, कंफ्यूज मत होना इससे। दीर्घ संधि किसे कहते हैं? संस्कृत में डेफिनेशन है अकः सवर्ण दीर्घ, अर्थात अक शब्द दे रखा है, देखिए आप, अक क्या होता है? अ ई उ अण, अ ई सॉरी अ ई उ री और लरी, कितने हो गए? 5। आई ऊण री लरी क, 5 हो गए। यहां पर अक से तात्पर्य है अ ए ओ री लरी। ये हर्ष हो या दीर्घ हो, यदि सवर्ण, सवर्ण का अर्थ समान जाति का वर्ण, यदि इनसे परे कोई सवर्ण हो यानी समान जाति का वर्ण हो, तो इनको मिलकर दीर्घ हो जाता है। समझ गए आप? चलो एक बार फिर देख लेते हैं, बहुत आसान से एक ट्रिक के माध्यम से इसको सीखेंगे हम। पहले देखिए, आप ऊपर स्वर संधि की बात कर रहे हैं, तो हमने स्वर लिख दिए। संस्कृत में कुल 13 स्वर होते हैं और हिंदी में 11 स्वर होते हैं। 2 एक्स्ट्रा होते हैं, कौन से? दीर्घ, री और लरी। ये संस्कृत में पाए जाते हैं, हिंदी में नहीं होते। हिंदी में बाकी 11 होते हैं, अ ई उ री ए आई ओ औ, ये होते हैं 11। और संस्कृत में जोड़ेंगे तो दीर्घ, री और लरी 2 और जुड़ जाते हैं, 13 बन जाते हैं। यहाँ पर जिनका छोटा बड़ा रूप होता है उनको ले लेते हैं। अ का बड़ा भाई आ, ई की बड़ी बहन ई, उ का बड़ा भाई ओ, री की बड़ी बहन री, और एक लरी यहाँ तक छोड़ देते हैं। लरी का कोई दीर्घ रूप नहीं होता, तो इन्हीं को लेंगे। कहता है इनसे परे अ ई उ री, हर्ष या दीर्घ अ ई, क्या क्या बताया? अ ई उ री या लरी से परे कोई समान जाति का वर्ण हो। समान जाति का वर्ण कौन सा होता है? अर्थात उसी कैटेगरी का हो। जैसे अ से परे अ, आ से परे आ में से कोई हो, ई से परे कोई किसी प्रकार की ई हो, ऊ से परे ऊ, री से परे री हो, लरी से परे लरी हो, तो इनको मिलकर दीर्घ रूप बन जाता है। अर्थात यदि अ आ से परे क्या होगा? समान जाति का, अर्थात अ आ जैसा ही होगा तो उनको आ हो जाएगा। ई से परे कोई भी ई होगी तो ई हो जाएगा। ऊ से परे ऊ होगा तो दीर्घ ऊ हो जाएगा, और री का दीर्घ री हो जाता है। और लरी यदि कोई है तो देखिए आप, उसका दीर्घ रूप तो होता ही नहीं लरी का, तो इसको हम छोड़ देते हैं, हम इन्हीं को 4 को लेंगे। अब इसमें एक नियम बना लेते हैं, यदि अ या आ से परे, अ या आ में से ही कोई हो, तो इनको क्या हो जाएगा? मिलकर आ हो जाएगा। इसी प्रकार ई या ई से परे, ई या ई में से कोई हो तो दीर्घ रूप ई हो जाता है, और उ या उ से परे, उ या उ में से कोई हो तो दीर्घ उ बन जाएगा, और री या दीर्घ री से परे, री या दीर्घ री में से कोई होगा तो इनको मिलकर दीर्घ री हो जाता है। एक एक उदाहरण के द्वारा देख लेते हैं इनको हम। उदाहरण देखें, आ से परे कोई अ या आ में से हो, या आ से परे कोई अ हो, जैसे धर्म, हम ले लेते हैं एग्जाम्पल इसका, और उदाहरण के द्वारा आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए आप, धर्म जमा अर्थ।
अब यहाँ क्या है, अंत में वर्ण विच्छेद करेंगे, ध अ र म अ, अंत में क्या आया अ, और इधर क्या है अ, दोनों को मिलकर क्या बन जाता आ, और ये हमारे पास क्या बन गया भाई, धर्मार्थः। क्या बन गया, धर्मार्थः। अब इसमें अ से परे अ का ले लिया। अभी हम इसी प्रकार आ का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे देव जमामी आलयः। अब यहां पर अ है, अ से परे आ है, दोनों मिलकर आ और दीर्घ संधि होकर क्या बन जाएगी, देवालयः। फिर हम इधर यदि आ हो और बाद में इनमें से कोई हो तो भी एक ही बात है, जैसे विद्या जमा आलयः। अब देखिए आप, आ से परे आ था तो मिलकर आ हो जाता है और क्या बन जाएगा, विद्यालयः। शिवालयः, शिव जमा आलय शिवालय है। विद्या जमा अभ्यास है, विद्याभ्यास है। ठीक है, तो इस प्रकार से दीर्घ हो जाता है। ई का उदाहरण लेते, ई से परे कोई ई हो, जैसे हम छोटा सा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, पहले हर्ष का ले लेते हैं, रवि जमा इंद्रः। अब देखिए यहां पर वह के अंदर कौन सी ई छुपी हुई है, हर्ष ई, इससे परे भी हर्ष है, दोनों को मिलकर क्या बनाया था हमने, दीर्घ ई। और ये देखिए आप कई बार इसमें कंफ्यूज होते हैं, आप गलती अक्सर करते हैं, उसको सही करिए। रविंद्र लिखेंगे तो दीर्घ ई लिखी जाएगी, हर्ष नहीं होती। अधिकतर लोग इसको इस प्रकार से लिख देते हैं और वो गलत माना जाता है, तो रविंद्र में ई बड़ी होगी, ध्यान रहे आपका। इसी प्रकार हम और लेते हैं कपि जमा ईशः। अब इसके अंदर देखिए आप, इधर आपकी क्या हर्ष ई और इधर क्या है दीर्घ ई, लेकिन दोनों को मिलकर क्या बनेगी, दीर्घ बनेगी, और ये क्या बन गया हमारे पास कपीशः। लक्ष्मी जमा ईशः लक्ष्मीशः। मही जमा इंद्रः महींद्रः। ठीक है, और अब देखते हैं हम ऊ का कोई उदाहरण ले लेते हैं। ऊ का उदाहरण देखिए आप, सुजमा उक्ति, सुजमा उक्ति। अब क्या बनेगा, सुजमा उक्ति से देखिए, अब यहां पर क्या था ऊ, हर्ष ऊ, और इससे परे भी ऊ है, और दोनों को मिलकर क्या बन गया था, दीर्घ ऊ, और इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास सूक्ति बन गया। क्या बन गया, सूक्ति। और इसी प्रकार और देखिए आप, दोनों का यदि हम देखेंगे, वधू जमा उत्सव, वधू जमा उत्सव, क्या बनेगा आप बताइए, दीर्घ ऊ, और इधर क्या हर्ष ऊ, दोनों को मिलाकर क्या बनेगा, दीर्घ बनेगा, और ये शब्द बन गया हमारे पास वधोत्सव, वधोत्सव बन गया। और इसी प्रकार हम दोनों दीर्घ हों तो जैसे वधु जमा ऊर्मी, क्या बनेगा, वधूर्मी, वधूर्मी। तो देखिए इस प्रकार से आप यहां पर हर्ष हो या दीर्घ किसी भी प्रकार का हो, उनको क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाता है। और अब लेते हैं हम एग्जाम्पल री का ले लेते हैं कि री से कैसे क्या बनेगा। बहुत आसान है संधि, री का एग्जाम्पल देखते हैं हम। यहां पर जब हर्ष या दीर्घ री हो और उससे परे हर्ष या दीर्घ री हो तो इनको मिलकर क्या हो जाता है, दीर्घ री बन जाता है। जैसे मातृ जमा में ऋण, क्या बनेगा, मातृ जमा में ऋण है, क्या बनेगा, देखिए आप री, और इधर री और इधर से भी री है, दोनों को मिलकर दीर्घ री बन जाएगी। और दीर्घ री की मात्रा कैसे लगाएंगे हम, मातृ तो बन गया, एक री की मात्रा और लगा देंगे, मातृणः, मातृ जमा ऋण मातृण। और इसी प्रकार पितृ जमा ऋण पितृण। तो ऐसे हमें ये कौन सी संधि हुई, हमारी दीर्घ संधि, अर्थात आ या ए ओ ओ री, इनसे परे यदि कोई समान कैटेगरी, एक ही कैटेगरी का समान जाति का कोई वर्ण हो तो उनका बड़ा रूप धारण कर लेता है। जैसे उदाहरण के तौर पर एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, दो भाई हैं, छोटा और बड़ा, इनमें से किसी एक के घर में कोई भी कार्यक्रम है, कोई उत्सव है, और किसी को निमंत्रण दिया है, राम और श्याम है, जैसे छोटा बड़ा है, हम राम का नाम लिख दें या श्याम का लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उनके घर जाना है,
तो कहेंगे राम के घर या श्याम के घर, बात तो एक ही है, लेकिन किसका माना जाएगा? जो बड़े वाला, अर्थात राम का ही नाम चलेगा कि राम के घर पर पहुंचना है। तो इस प्रकार से जो छोटा हो बड़ा हो, माना कौन सा जाएगा? बड़ा। तो ये हमारे पास था दीर्घ संधि। और इस दीर्घ संधि के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और दूसरी संधि हमारी है गुण संधि। दूसरी संधि कौन सी है? गुण संधि। और गुण संधि को देखिए कैसे करेंगे हम। हमने अब तक स्वर के अंतर्गत ये देखा था, ये जोड़े के रूप में देखा था, यहां तक हम कर चुके थे, इसको हमने छोड़ दिया था। अब आता है गुण, और इनका एक चीज और भी था, मैंने नाम भी दिया था ए, इधर यहां से यहां तक बी और यहां तक सी नाम दिया था। तो गुण के अंतर्गत क्या होता है? आद गुण। आद गुण, ये संस्कृत में परिभाषा है कि इनको गुण हो जाता, आद को गुण हो जाता है। और इसमें संज्ञा कहें इसमें तो अधिक गुण से गुण संज्ञा होगी आ, ए और ओ। आ, ए और ओ की गुण संज्ञा होती है, अर्थात इनको गुण बोलते हैं। और आद गुण से गुण, आद का मतलब है अ आ से परे। अब देखिए क्या डेफिनेशन बनेगी इसकी। अ आ से परे यदि ई हो तो ए हो जाएगा, अ या आ से परे ऊ हो तो ओ हो जाएगा, अ या आ से परे री हो तो अर हो जाएगा, और अ या आ से परे यदि ली हो तो इनको क्या हो जाएगा? अर हो जाता है। ये गुण संधि की परिभाषा है। फिर से देखिए, अ आ के बाद क्या बताया? यदि अ या आ के बाद क्या हो? ई या ई में से कोई हो तो ए बन जाएगा। आ या आ के बाद ऊ या ऊ में से कोई हो तो इनको ओ हो जाता है। और अ या आ के बाद री या री में से कोई हो तो इनको अर हो जाएगा। और अ या आ के बाद ली हो तो अल हो जाता है। यही गुण संधि की परिभाषा है। उदाहरण के द्वारा देख लेते हैं, ये आप समझ लिया होगा आपने। अब उदाहरण के द्वारा देखते हैं इनको, इसी क्रम से चलते रहेंगे, हम आगे बढ़ते रहेंगे। उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले अ या आ के बाद ई का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे देव जमा इंद्र। आह, यहां पर व में क्या छुपा हुआ? अ, इससे परे ई है, दोनों को मिलकर ए बन जाता है और क्या बनेगा? ये देवेंद्र। ठीक है। उसके बाद अ या आ के बाद ऊ का एग्जाम्पल कोई लें, या पहले एक और ले लेते हैं इसी में से, जैसे आ का ले लेते हैं कि महा जमा में ईशः। अब देखिए यहां पर क्या है? आ, और इधर इसके पश्चात दीर्घ ई, और दोनों को मिलकर भी ए बनेगा और क्या बन जाएगा? महेशः। और इसके बाद हम देखते हैं अ या आ के बाद ऊ का कोई एग्जाम्पल देखते हैं, तो सूर्य जमा में उदयः। अब देखिए यहां पर अंत में आ है, आ के बाद ऊ है, दोनों को मिलकर ओ बनेगा गुण में, तो क्या बन जाएगा? सूर्योदयः। और इसके बाद अ या आ के बाद दीर्घ ऊ का भी कोई एग्जाम्पल लेंगे, या आ का देख, जैसे महा जमा में ऊर्मी। अब इसमें दोनों ही दीर्घ हो गए, क्या बनेगा? इसमें आ के बाद ऊ है तो भी ओ ही बनेगा, और ये बन जाएगा महोर्मी। महोर्मी ही। तो ये था हमारा आ के बाद ऊ का एग्जाम्पल। अब हम नेक्स्ट लेते हैं, अगला उदाहरण लेते हैं। अ या आ के बाद री कोई हो तो हम क्या करेंगे? देखिए आप, अ या आ के बाद री हो तो हम कैसे करते हैं? अर हो जाएगा, जैसे देव जमा में ऋषि। देव जमा ऋषि ही। अब यहां पर क्या है? अ, व का अ और री का री है, दोनों को मिलकर क्या हो जाएगा? अर बनेगा। और आगे क्या बच गया? यहां पर शी बच गया, और इधर क्या बचा था? दे और व आधा था, और इकट्ठा होकर हमारे पास शब्द क्या बन गया? देवर्षि। क्या बन गया? देवर्षि ही। इसी प्रकार सप्त जमा ऋषि ही हो तो फिर हम क्या बनाएंगे इसका? सप्त जमा ऋषि ही, अर्थात सप्तर्षि ही।
सप्तर्षि। ठीक है। और यदि हमें इसके बाद कोई और भी लेना चाहें, जैसे महाजमा आ का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि महाजमा ऋषि हो, तो क्या बनेगा आप बताएंगे। आ के बाद री है तो अर हो जाएगा और इकट्ठा होकर क्या बन जाएगा, महर्षि। क्या बनेगा ये, महर्षि। तो ये हमारे री का उदाहरण था। और अभी हम लेंगे अ या आ के बाद लरी हो तो उनको अल हो जाता है, जैसे तव जमा में लरीकारः, तव जमा लरीकारः। अब अ के बाद लरी है तो क्या बनेगा, अल, और ये बन जाएगा तवलकारः। क्या बन गया ये, तवलकारः है। तो इस प्रकार हमारी दूसरी संधि कौन सी थी, गुण संधि। समझ में आ गई होगी कि अ आ के बाद देखिए आपने पहले वाले में जो लिया था शुरू में, वो तो इस प्रकार से जोड़े बनाए थे। ठीक है। दूसरी में इनके बाद ये किया था इस प्रकार से, ये किया था, यहां तक पहुंच गए हम। ठीक है। अब हम इसके बाद तीसरी और लेते हैं, और तीसरी हमारी है वृद्धि संधि। तीसरी संधि कौन सी है, वृद्धि संधि। वृद्धि का अर्थ होता है बढ़ोतरी, अर्थात उसमें आगे तरक्की करनी है। जो अब तक हम पढ़ चुके हैं उसी में बढ़ोतरी करनी है, तो उसी की बढ़ोतरी देखते हैं। क्या कहता है, वृद्धि रेचि। संस्कृत में डेफिनेशन है, लेकिन हिंदी में करेंगे तो हम कैसे करेंगे, इसी से आगे बढ़ते चलो कि आ या आ के बाद यदि ए आई में से कोई आ जाए तो अय हो जाता है। यदि आ या आ के बाद ओ अथवा औ में से कोई आ जाए तो इनको औ हो जाता है, अर्थात वृद्धि हो गई। जो गुण संधि में हमने ए आई तक, ए और ओ तक किया था, इसमें वृद्धि होकर आई और औ तक पहुंच गया। तो इस यहाँ तक समाप्त होगा। इसके बाद हम लेते हैं कि आ के बाद यदि इन दोनों में से कोई हो तो आई हो जाएगा, और इन दोनों में से कोई हो तो औ हो जाएगा। उदाहरण के द्वारा देख लेते हैं कि उदाहरण क्या कहता है इसमें। देखिए सबसे पहले अ या आ के बाद ए का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है। जैसे एक जमा एक, ए के बाद ए आ गया, ये तो ए के बाद ए नहीं है, क्योंकि क में क्या छुपा हुआ है, अ, अंतिम वर्ण अ, और अ के बाद ए, और इनको मिलकर आई बना था। तो क्या बन जाएगा, एकई कह। इसी प्रकार मत जमा एक क्या है, मतई क्या है बन जाएगा। मत जमा एक क्या है, मतई क्या है बन जाएगा। और ले लेते हैं मत जमा ऐश्वर्य। मत जमा ऐश्वर्य सही रहेगा, सॉरी मत नहीं, महा ले लेते हैं, बहुत आसान सा रहेगा। महा जमा ऐश्वर्य। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आ, और आ से परे क्या है, आई। क्या यही था, अ आ में से ए आई, कोई भी हो, ठीक है। तो इन दोनों को मिलकर भी क्या बन गया था, हमारे पास आई बन गया था। और इस प्रकार से क्या बन जाएगा, महैश्वर्य। क्या बन गया ये, महैश्वर्य। ठीक है। अब हम इसके बाद ओ का भी उदाहरण ले लेते हैं। जैसे परम, परम जमा में औषध, परम जमा औषध, औषधि, औषधि शब्द ले लेते हैं। परम जमा औषधि ही। अब यहाँ पर अ है और ए के बाद ओ है, और दोनों को मिलकर क्या बनाया था हमने, औ बनाया था, और हमारे पास क्या बन गया, परमौषधि। परमौषधि, क्योंकि औ की मात्रा लग गई, अ आ के बाद ए आई हो तो आई, और ओ औ में से कोई हो तो औ हो जाता है। इसी प्रकार एक और ले लेते हैं, महा जमा औदार्यम। महा जमा औदार्य, यहां पर क्या है, आ, और आ से परे औ है, दोनों को मिलकर क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा। और महौदार्यम, महौदार्यम शब्द हमारे पास से बन जाएगा। तो इस प्रकार से एक आप और नया उदाहरण बताता हूं। कई बार कई लोग कहते हैं, जैसे दंत जमा ओष्ठ शब्द आता है, क्या बनना चाहिए, यहां अ के बाद ओ है तो औ बनना चाहिए, और शब्द क्या बनता है, दंतौष्ठ बन गया ना।
नियमानुसार तो यही बनेगा वृद्धि संधि में, लेकिन कहीं कहीं ये क्या मिलेगा आपको, दंतोष्ठः, तो उसमें ये पररूप संधि में चला जाएगा, पररूप में, क्योंकि ओ को ओ ही रहेगा वहां पर, ओ में ये जो आ था ये ओ में ही कन्वर्ट हो जाता है पर अर्थात दूसरे वर्ण में, तो ये दोनों के दोनों सही हैं, विकल्प से दंतोष्ठ बनता है। तो ये हमारे पास तीसरी संधि कौन सी हुई, हमारी वृद्धि संधि हुई। नेक्स्ट चौथी संधि यण संधि। यण संधि की संस्कृत में परिभाषा इको यणची, के स्थान पर यण हो जाता, अच परे रहते, तो इक को क्या क्या कहेंगे, ई उ री ली का ए ओ री, ए ओण री लरी का, तो यहाँ तक है ई ओ री लरी, इनको क्या हो जाएगा, इक को यण हो जाता है, और यण में क्या क्या आते हैं देखिए आप, या व र और ल हो जाता है। कब होगा, जब इनके बाद इक के बाद क्या होना चाहिए, कोई स्वर हो अर्थात अच हो, तो इनको ये हो जाता है। तो आइए इसकी हिंदी में देखते हैं हम क्या कहता है। हिंदी में कहते हैं कि यद, यहाँ तक तो हम पढ़ चुके हैं, लास्ट तक चला गया था, अ के बाद पहले ई लिया था, फिर ऊ री री, फिर हमने ए आई में से लिया था ओ औ, तो ये समाप्त हो गए। अब क्या करेंगे, अब उल्टा चलेंगे, अब इनके बाद इस तरफ घूमेंगे, हम इसको ले लेते हैं जो बी पार्ट हमने किया था ना, अब बी पार्ट को पकड़ लो, पहले हमने ए लिया था और फिर हम लास्ट में सी को लेंगे। तो बी का देखिए आप, कहता है ए या ई से परे क्या होना चाहिए, कोई भिन्न स्वर हो, क्योंकि समान होगा तो फिर वही दीर्घ हो जाएगी, तो भिन्न स्वर हो तो ई किस में बदल जाएगा, ये में बदल जाएगा और वो स्वर बना रहेगा। दूसरा हमने लिया था यदि उ या उ से परे कोई भिन्न स्वर हो तो उस अवस्था में उ किस में बदल जाएगा, वह में बदल जाएगा और स्वर यही रहेगा। और तीसरा था हमारा कि रे या रे से परे कोई भिन्न स्वर हो तो उस अवस्था में रे को र हो जाता है। और अंतिम था हमारा यदि किसी लरी के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो उस अवस्था में लरी को क्या बन जाएगा, ल बन जाता है। आइए उदाहरण के द्वारा देखते हैं, उदाहरण से समझ में आएगा। ई के बाद कोई भिन्न स्वर ले लेते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर एक हम ले लेते हैं यदि जमा अपि। अब यहाँ पर अंतिम वर्ण क्या है, इसको हम तोड़ते हैं तो द और ई आता है, इसके बाद अ है, लेकिन हमें तो समीप वाले वर्ण लेने हैं। तो ई के बाद कोई भिन्न स्वर है अ, तो ई किस में बदल जाएगा, य में बदल जाएगा। ई किस में बदलेगा, य में बदलेगा। और इससे पूर्व क्या बच गए थे हमारे पास, ये यूं का यूं था और आधा द बचा हुआ था और आगे क्या बच गया, अ और पी। अब इसके अंदर ये वर्ण जो मैंने बताया स्वर यूं का यूं बना रहेगा, तो इकट्ठा बनकर हमारे पास बन गया यद्यपि, ये आधा द और ये मिलकर द बन गया हमारे पास, और पी यद्यपि। ठीक है ना। इसी प्रकार प्रति जमा एकम। अब देखिए प्रति में ई, इसके बाद कोई भिन्न स्वर है ए और बनकर क्या हो गया, प्रत्येकम। ठीक है। इसके बाद हम ले लेते हैं ऊ का उदाहरण ले लेते हैं, जैसे सु जमा आगतम। सु जमा आगतम क्या बनेगा, सु का व, सह यूं का यूं रहेगा, ऊ को वह हो जाएगा और आगतम यूं का यूं, और मिलकर क्या बन गया हमारा ये स्वागतम, स्वागतम। और इसी प्रकार एक और ले लेते हैं हम अनुजमा एषण। अनुजमा एषण क्या बनेगा, नू, नू में से न और ऊ को क्या हो गया व, तो अ आधा न और वह का एक ही मात्रा वे, तो हमारे पास बन गया अन्वेषण। क्या बन गया ये, अन्वेषण। तो अब लेते हैं हम कोई री का उदाहरण ले लेते हैं। री के बाद कोई भिन्न स्वर है, जैसे पितृ जमा आज्ञा। क्या है, जैसे हम ले लेते हैं पितृ जमा आज्ञा। देखिए यहाँ री है, री के बाद कोई भिन्न स्वर है, री को किस में बदल जाएगा, र में, और आधा र और आ, सॉरी पी
यूं का यूं था, आधा तय था, और ये री से र और आ और ज्ञा। अब इकट्ठा करेंगे त आधा र और आ बनकर पित्राज्ञा बन गया पूरा, पित्राज्ञा, पित्राज्ञा। इसी प्रकार मातृ जमा आज्ञा हो तो मात्राज्ञा, पितृ जमा आदेश है, पित्रादेश। क्या बताया? पितृ जमा आदेश है, क्या बनेगा? पित्रादेश। और एक इसका और जो बचा हुआ है वो देखिए आप, यहां लिख देता हूं मैं कि लृ के बाद यदि कोई भिन्न स्वर होगा तो उस अवस्था में ली किस में बदल जाएगा? लय में बदल जाता है। जैसे लृ जमा आकृति, लृ जमा आकृति, क्या बनेगा? यहां लृ को ल बन जाएगा और आगे इसके बाद जो है आ है तो हमारे पास बन गया लाकृति, लाकृति ही। तो इस प्रकार से ये हमारा यण संधि समाप्त होता है। और यण संधि के उपरांत हमारा पांचवी जो इस संधि की बेटी है, पांचवा जो हिस्सा स्वर संधि का वो देखते हैं हम, कौन सा है? अयादि संधि। और अयादि संधि की परिभाषा आप देख पा रहे हो संस्कृत में, एचो अयवायावह। यहाँ पर छुपे हुए हैं नाम, अयादि क्यों दिया वो भी मैं बताता हूँ, क्योंकि इनको अय आदि हो जाता है। यहाँ देखिए एच, अय, अव, आय, आव, चार शब्द दिए गए हैं। कौन से? अय, आय, अव, एचो अय अव। इसको पहले ले लेते हैं, आय के बाद अव, आय और आव हो जाते हैं। ये अय चार शब्द हैं यहाँ पर, अय, अव, आय, आव। तो इसके आधार पर इनको अय आदि, अयादि नाम क्यों रखा? अय आदि हो जाता है, इसलिए इसको अयादि बोलते हैं। कब होता है? देखिए यहां तक आपने पढ़ लिए थे, ये उल्टे भी आप पढ़ चुके हो। ई के बाद ये आए हैं, री के ऊ के बाद री के बाद ली के बाद, अब इनके बाद ये ले लो, उल्टे ले लेते हैं हम कि यदि ए या आई के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो क्या हो जाएगा? ए आई को आया, ठीक है। यदि ओ या सॉरी ये गलत हो गया, हम इसमें से एक ही लेंगे। पुनः देखिए अयादि संधि को, अयादि संधि किसे कहते हैं हम एक बार देख लेते हैं। एचो अय आव आव, एचो अयवायावह, नेक्स्ट संधि, अगली संधि हमारी है अयादि संधि। जैसा कि नाम से स्पष्ट है अय आदि, कि अय आदि हो जाता है। इसके नामकरण इसी के आधार पर रखा गया है। सूत्र है एचो अय वाय आव है, अर्थात एच अय अव आय आव। इनको क्या होता है देखिए हिंदी में किस प्रकार से करेंगे। यदि ए ओ आई आओ, कर्म बदल दिया मैंने थोड़ा सा, ये यहां पर इस प्रकार से थे, कर्म बदल दिया। ए ओ आई औ के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो ए को अय हो जाता है, ओ को अव हो जाता है, आई को आय, औ को आव हो जाता है। और उसके बाद जो स्वर बचा हुआ है भिन्न स्वर जो भी है साथ वो अटैच हो जाएगा इसके साथ। अय, अव, आय, आव, ये चार शब्द हैं और इनमें पहले के नामकरण के आधार पर इनका नाम रख दिया अयादि संधि। समझे आप कि इसके बाद यदि कोई भिन्न स्वर होगा तो अय, इसके बाद होगा तो आय, ओ के बाद होगा तो अव, और औ के बाद कोई भिन्न स्वर होगा तो आव हो जाता है। एक उदाहरण के द्वारा देखते हैं, उदाहरण से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बहुत आसान है संधि, जैसे ने जमा अन, अनम, ने जमा अनम, यहां पर इसको वर्ण विच्छेद करेंगे तो आधा न है, ए है, ए की मात्रा होगी, जमा आ, न और म, इनको हम यूं का यूं लिख लेते हैं। हमें तो ये चाहिए ए जमा अ, ए के बाद कोई भिन्न स्वर है
तो किस में बदल जाएगा, अय में बदल गया, ये अय में बदल गया। और ये आ यूं का यूं रहेगा, न यूं का यूं रहेगा और म रहेगा। इधर आधा न था, आधा न और अ मिलकर न पूरा हो जाएगा, आधा य और अ मिलकर य पूरा हो जाएगा, और न यूं था ही और म अंत में। तो हमारे पास शब्द क्या बन जाएगा, नयनम। ठीक है ना, ने जमा अनम, नयनम। और फिर है जे जमा अति, अति ले लेंगे एक बार, जे जमा अति। यहां पर ए है, ए के बाद कोई भिन्न स्वर है तो ए किस में बदल जाएगा, आय में। तो आधा ज आया और आगे आ और ती, ये मिला दो आप, जयति, जयति बन गया। अब हम दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, इसका ओ का ले लेते हैं, या पहले आई का जो भी है ओ का ही ले लेते हैं हम पहले, कि ओ का क्या बनेगा। जैसे भो जमा अनम। अब इसको देखेंगे आप, भो यहाँ ओ है लास्ट इसमें, और इसमें अ। ओ के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो ओ किस में बदलता है, देखिए आप, आओ में। और आओ के अंदर अ जुड़कर अ वह पूरा बन गया, और इधर भा बचा हुआ था लास्ट में नम, और भ और अ मिलकर भ। तो इस प्रकार से हमारे पास बन गया भवनम। पो जमा इत्र, पो जमा इत्र शब्द लिया तो पो किस में, आओ में, और ये बन जाएगा, और ई की मात्रा लगेगी तो पवित्र। पो जमा इत्र पवित्र, पो जमा अन है, पो जमा अन है पवनः। ठीक है, तो ये था हमारे पास आ ओ का एग्जाम्पल। अब हम अय का ले लेते हैं। अय का एग्जाम्पल देखिए, जैसे नई जमा अकह, यहां अय की मात्रा है, अय से किस में बदल जाएगा, आय में। यहां न बच गया था हलंत युक्त, और आगे आ और कह यूं का यूं है, और आ और यह पूरा बन जाएगा, न और आ ना पूरा बन गया, और कह। इस प्रकार हमारे पास बन गया नायकः। गई जमा एक अकह, गायकः। और फिर हम इसी में चौथा लेते हैं, औ का एग्जाम्पल लेते हैं। औ को क्या हो जाएगा, आओ हो जाता है, तो बहु, बहु शब्द ठीक रहेगा, बहु जमा उकह। औ है, औ को किस में कन्वर्ट कर देंगे हम, आओ में। और इससे पहले बच गया हमारा हलंत युक्त भ, और फिर उ और कह इकट्ठा करेंगे, भ और आ, भाव व और वो और कह यूं का यूं, और हमारे पास बन गया भावुकः। क्या बन गया, भावुकः। पौ जमा अन, पौ जमा अन हो तो क्या बनेगा, पावन। अन है तो पावनः, पौ जमा अन है पावन है। बहु जमा का है भाव, बहु जमा उकह भावुकः, और बहु जमा पौ जमा अकह पावकः। तो इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं, और ये हमारी संधि थी अयादि संधि। तो 5 दिन जो मुख्य रूप से हैं, और 5 भाग हम कर चुके हैं। इसके बाद अगली आती है पूर्व रूप संधि। कौन सी संधि करेंगे अभी हम, यहां तक एक बार पुनः देखिए आप। सबसे पहले आपने अ के ये जो दीर्घ रूप हैं वो लिए थे दीर्घ संधि में, फिर आपने अ के बाद ई हो तो ए, अ के बाद उ हो तो ओ, री हो तो और, ली हो तो अल, ये किस में, गुण संधि में। फिर वृद्धि कर दी थी, इसके बाद अ के बाद ए हो तो आई, ए आई में से हो तो आई, अ के बाद ओ औ में से हो तो औ, ये हमारी वृद्धि संधि हो गई थी। वृद्धि संधि के बाद यण संधि, ई के बाद यदि कोई भिन्न स्वर हो तो ई ये में बदल गया था, उ व में, री र में, री ल में, यण संधि था। अयादि संधि में ए के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो अय, आई के बाद हो तो आय, ओ के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो औ, और औ के बाद हो तो आव हो जाता है। तो इस प्रकार अयादि संधि और ये स्वर सारे कंप्लीट होते हैं। और इसी के बाद 2 जो एक्स्ट्रा पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए है पूर्व रूप संधि और पर रूप संधि। तो आइए देखते हैं, छठा है पूर्व रूप। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, पूर्व माने पहले वाला रूप धारण कर लेता है जब पदांत किसी पद के अंत में ए या ओ हो। पदांत समझते हैं ना, पद के अंत में ए या ओ हो और उससे परे क्या होना चाहिए,
अ हो, किसी पद के अंत में ए या ओ हो और उसके परे अ हो तो इसका पूर्व रूप हो जाता। पूर्व का मतलब ये वाला जो ए है ना, ये इसी में मिल जाता है, ये रूप धारण कर लेता है, तो पूर्व रूप संधि कहलाता है। और ये जो अ यहां पर जब आएगा, रूप धारण करेगा, तो ये अवग्रह, यानी कि जो ऐस नुमा ये चिन्ह होता है ना, अवग्रह, इसका रूप प्राप्त कर लेगा। ए जो है इसमें अवग्रह में कन्वर्ट हो जाएगा, इसी में मिलकर ये क्या है, पूर्व रूप संधि है। जैसे वृक्षे जमा अब बी, वृक्षे जमा अपी कह सकते हैं, वृक्षे जमा अपी। अब देखिए यहां पर अंत में क्या है, पदांत बताया, पद के अंत में ए या ओ हो, तो यहां पर क्या है, ए है और इसके बाद अ भी है, तो हमारी कौन सी संधि होगी, ए के बाद ए जाना तो इसमें चाहिए था, ये अयादि संधि में। यदि अयादि संधि में जाता तो ए को अय बनता था ना, लेकिन पूर्व रूप संधि क्या कहती है कि पहले वाले का ही रूप धारण कर लेगा, ये जो है ये, तो हमारे पास बन गया वृक्षे, और जो ये अवग्रह में बदल कर और ये रह जाएगा वृक्षापि। ठीक है, इसी प्रकार एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, मनोजमा अभिलाषा, मनोजमा अभिलाषा। अब इसमें देखिए ओ है और ओ के बाद अ आ गया, तो नियम क्या कहता था, अयादि संधि का लगता था ओ के बाद भिन्न स्वर हो तो ओ किस में बदल जाता है, औ में। परंतु ये पूर्व रूप संधि यही है कि कहता है कि यदि ओ के बाद अ आ जाता है तो ये अ ओ में ही कन्वर्ट हो जाएगा, और ये अ जो है स्वयं ये अवग्रह के रूप में बदल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, मनोभिलाषा, मनोभिलाषा, इस प्रकार से बदल जाएगा। तो ये क्या, कौन सी थी हमारी, पूर्व रूप संधि। और अंतिम और सातवीं इसी की संधि है, वो है हमारी पररूप संधि। सातवीं कौन सी है, पररूप, पर का मतलब बाद वाला, दूसरा पररूप संधि अर्थात बाद वाले का रूप धारण कर लेती है इसमें। तो इसमें हम क्या कहेंगे, उल्टा ले लो, बस इतना ही फर्क है। उसमें हमने ए आई के बाद अ लिया था, इसमें हम उल्टा ले लेते हैं कि पदांत अ हो, उपसर्ग क्या कहेंगे इसको, अकारांत उपसर्ग, अकार हो अंत में जिसके, अ हो अंत में जिसके, ऐसा कोई हो, और जमा में ए आई में से ए और ओ में से कोई हो। उल्टा लिया है, वो ए ओ के बाद अ था, ये अ के बाद ए ओ यदि हो तो उस अवस्था में पर का रूप धारण कर लेता है। ये अ है जो इसी में मिल जाएगा, इसी में घुल मिल जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे प्रजमा एजते, अब देखिए यहाँ अ के बाद ए है, अ के बाद ए या आई था, तो आई बनना था हमारे पास, किस संधि के अंतर्गत बनना था, वृद्धि संधि में, वृद्धि संधि बन रही थी। लेकिन ये पररूप संधि का ही है, विकल्प है ये, तो पररूप संधि में क्या बन गया, अ के बाद यदि ए है तो अ किस में बदल जाएगा, ए में ही, और इकट्ठा रूप बन जाएगा प्रेजते। यहां पर असमाप्ति हो गया और क्या बन गया, प्रेजते। इसी प्रकार एक शब्द काफी फेमस है, कंठ जमा ओष्ठः, दंत जमा ओष्ठ है, कंठ जमा ओष्ठ है, इस प्रकार के। अब देखिए नियम क्या कहता था, अ के बाद ओ है, अ के बाद ओ है, तो वृद्धि संधि में औ बनना चाहिए था, दंतौष्ठ बनना चाहिए था, उस नियम के मुताबिक क्या बनना चाहिए था, कंठौष्ठ है, कंठौष्ठ है बनना चाहिए था ना, किस नियम में, ये वृद्धि संधि के अकॉर्डिंग बनना चाहिए था। लेकिन पररूप संधि में क्या कहता है, ये अ जो है बाद वाले का रूप धारण कर लेता है, तो अ ओ में ही मिल जाएगा, तो बचेगा कंठो स्ठ। देखिए कंठोष्ठ है, ये आधा ठ के बाद अ था और फिर क्या था, ओ था, ये अ अब इसी में घुल मिल गया, साथ ही ठ का ओ की मात्रा ठो, कंठोष्ठ है। इसलिए कंठौष्ठ और कंठोष्ठ दोनों ही सही हैं, विकल्प से होता है, ये भी बन सकता है और ये भी। तो ये विकल्प स्वरूप होने की वजह से पूर्व रूप और पर रूप दोनों संधि विकल्प स्वरूप थी, इसलिए अधिकतर इनको छोड़ देते हैं और मुख्य रूप से
5 ही संधि करते हैं। तो आपने बहुत अच्छे तरीके से, सरल तरीके से सीखा होगा। पुनः एक बार याद दिलाता हूँ, आ के बाद आ, ई के बाद ई, ऊ के बाद ऊ, री के बाद री, लरी के बाद लरी हो तो दीर्घ संधि हो जाती है, अर्थात उन्हीं का बड़ा रूप धारण कर लेता है। फिर दूसरा हमने गुण संधि किया था, आ के बाद ई हो तो ए बन जाएगा, ऊ हो तो ओ, री हो तो अर, और लरी हो तो अल, और री हो तो अर। इस प्रकार से ये गुण संधि हो जाती है। तीसरा हमने किया था वृद्धि संधि, अ के बाद ए आई हो तो आई, ओ औ हो तो औ, वृद्धि तक हो गया। यण संधि में हमने किया था ई के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो ई को यह बन जाता है, ई के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो ई किस में बदल जाएगा, य में बदल जाता है, ऊ व में बदल जाएगा, री र में, और लरी ल में बदल जाता है, यण संधि। उसके बाद हमने आयादी संधि की थी, ए आई ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर हो, ए के बाद कोई हो तो आय बन जाएगा, ओ आई के बाद कोई हो तो आय बन जाता है, ओ के बाद हो तो औ बन जाएगा, और औ के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो आव में बदल जाता है। तो इस प्रकार से हमने ये सारे स्वर संधि के भेद किए। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नई वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। धन्यवाद।